नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। न्यूज का एक्सरे में आज मैं आपको बताने वाला हूं किस नेता ने कहा, किस मंत्री ने कहा कि भारत में 30 साल बाद गृह युद्ध होगा। क्या वाकई भारत में ऐसा माहौल बन गया है, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं? फुल एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे मुरादाबाद में दरिंदगी पर योगी ने क्या एक्शन लिया है। एक मुस्लिम डॉक्टर ने महिला नर्स के साथ दरिंदगी की। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे उदयपुर, जहां पर बवाल की आशंका है। पुलिस ने पहरेदारी अपनी बढ़ा दी है, लेकिन उदयपुर में क्या हो रहा है यह भी आपको बताएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर क्या कह रहे हैं यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को बांधी राखी। कोलकाता रेप और हत्या केस के आरोपी का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को सियालदह कोर्ट से मिली मंजूरी। आरोपी संजय राय का हो चुका है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता केस में शमशान घाट के स्टाफ का रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। कहा मृतका का कान काटा था, चेहरे पर थे कई निशान। जल्द ही अंतिम संस्कार का पुलिस ने भी बनाया दबाव। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। राज्यपाल सीवी बोस ने कहा बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। गोली लगने से सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। डूडू इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान में जुटे जवान। बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने किसी भी पार्टी से गठबंधन से किया इनकार। कहा पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 10 साल बाद घाटी में होने वाले हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली कटौती से लोग परेशान। पावर हाउस जाकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की बजाय छत पर की गई गंगा आरती। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से छत पर हुई आरती। पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 21 से 24 अगस्त के बीच कीव और वॉर्सो का करेंगे दौरा। 23 अगस्त को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की रूस के कुर्स्क क्षेत्र को बफर जोन बनाने की घोषणा। रूस के हमलों को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने योजना बनाई। तो चलिए शुरू करेंगे। और आज की हमारी सबसे पहली और बड़ी खबर है भारत में गृह युद्ध की भविष्यवाणी दर्ज। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो आपने देख लिए, लेकिन क्या भारत में भी गृह युद्ध हो सकता है? यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय का, जो मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर भारत में 30 साल बाद गृह युद्ध की भविष्यवाणी की है तो इसके पीछे की वजह क्या है। आइए आपको एक एक चीज हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि गृह युद्ध की बात क्यों कही गई है, सवाल सबसे बड़ा यही है दर्शकों, और सबसे अहम बात यही है जिसका आज हमने एक्सरे किया है। क्योंकि इस बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बयान मध्य प्रदेश में दिया, लेकिन इसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। आपको बयान सुनवाऊंगा, उससे पहले कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जो आज हमारे सामने आए। सवाल आपको बताते हैं, आप खुद सोचिए जरा। क्या भारत में गृह युद्ध हो जाएगा? क्या भारत की बदलती डेमोग्राफी चिंता की बात है? क्या बदलती डेमोग्राफी हिंदुओं पर खतरे का अलार्म है, खतरे की घंटी है? दर्शकों सोचिए आप, क्योंकि ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता, फायर ब्रांड नेता और मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। इसके बाद से ये सवाल उठे। उनके बयान में वो कहते हैं कि अगले 30 साल में भारत में गृह युद्ध होगा और भारत की बदलती डेमोग्राफी एक चिंता की बात है। पहले आपको सुनवाता हूं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। मैं कल
परसों किसी के साथ मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर, वो काफ़ी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। सुन लिया आप, 30 साल बाद आप भारत में रह नहीं पाएंगे, गृह युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन यह बात क्यों कही गई है दर्शक, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। भारत में लगातार हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कई राज्यों में डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया है। इसके आंकड़े भी आए। भारत के पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है देखा आपने, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। लगातार दूसरे देशों से शरणार्थी भी आ रहे हैं, यानी डेमोग्राफी बदल रही है, और इसलिए भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में गृह युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसके पीछे की कुछ तस्वीर है। यह है बांग्लादेश में जो हो रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, सियासी उलटफेर के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, डराने की तस्वीर सामने आ रही है, यही बात गृह युद्ध को दर्शाती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे, देखिए जरा, जुल्म ढाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं को मारने के साथ ही सनातनी मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। और अब इन कट्टरपंथियों ने उन हिंदुओं पर नजर डाली है बांग्लादेश में जो हिंदू सरकारी नौकरी में, सोचिए अब नौकरी पर भी नजर है, उनसे जबरन रिजाइन लिया जा रहा है। कुल मिलाकर हिंदुओं को बांग्लादेश से खत्म करने की प्लानिंग हो रही है, उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की जा रही है दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ रहा है, उनसे जजिया कर वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, नौकरी तक में उनको सेफ रखने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए पैसे तक मांगे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद एक बार जो हालात बिगड़े, वो 15 दिन बाद बद से बदतर होते जा रहे हैं। खास तौर पर उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए जिनका सिर्फ एक अपराध है कि वो हिंदू हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोध के साथ शुरू हुआ प्रदर्शन कब हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्था के विरोध में बदल गया, ये पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। हालात ऐसे बिगड़े कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी कई मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले हुए, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में जिन हिंदुओं को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, कट्टरपंथी अब उन्हीं से उगाही कर रहे हैं। उनसे औरंगजेब की तरह जजिया टैक्स वसूला जा रहा है। बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं से अब कट्टरपंथी जमात प्रोटेक्शन मनी मांग रही है, फिरौती मांग रही है। हिंदुओं से उनकी जमीन, मकान और दुकानों को न जलाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इसके लिए कट्टरपंथियों ने बाकायदा रेट तय कर दिए हैं, संदेश दे दिया है कि अगर अपनी जमीन बचानी है तो 5 लाख टका दो, वरना जिंदगी भी जाएगी और जमीन भी। लेकिन अब कट्टरपंथियों की नजर इतने से नहीं भरी, तो कट्टरपंथियों की नजर उनकी सरकारी नौकरियों पर आ गई, जिसके तहत वहां के हिंदू समाज के कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यकों के माथे पर फिक्र की लकीर को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं
कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पड़ोसी मुल्क में रह रहे हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। संकट सिर्फ इतना नहीं जो दिख रहा है, समस्या उससे भी बहुत बड़ी और ज्यादा है। यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि हर वो देश इस स्थिति पर चिंतित है जो अल्पसंख्यकों के हितधारक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देख लिया दर्शकों आपने क्या हो रहा है बांग्लादेश में, और इसलिए कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं इन्हीं हालातों की वजह से कि भारत में भी 30 साल बाद गृह युद्ध होगा। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, यह भी जान लीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, रुका नहीं है। हिंदुओं की नौकरी पर अब संकट मंडरा रहा है। सोचिए जरा, हिंदुओं की सरकारी नौकरी पर कट्टरपंथियों की नजर है। निशाने पर है सरकारी दफ्तर, कॉलेज, जहां पर हिंदू हैं। हिंदुओं से जबरन लिया जा रहा है इस्तीफा। सोचिए जरा आप, और इस्तीफा नहीं दे रहे तो उन्हें तड़पाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि इस्तीफा देना होगा। सोच लीजिए दर्शकों, पहले अत्याचार, घर को जलाया, मंदिर तोड़े, और अब जहां नौकरी करते थे वो भी हिंदुओं से छीनी जा रही है। इसको लेकर भी कई बयान भारत से सामने आए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर, जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। हिंदुओं पे जब न्याय अत्याचार होता है तो विश्व बिरादरी मौन रहता है, और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। आप अब देखिए, नौकरी की वो हो गई कि नौकरी उन्हें सरकारी छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही अन्याय है। किसी भी मुल्क में कोई अगर अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, तो उसको मेजॉरिटी वाले को चाहिए उसकी रक्षा करे। मैं ये समझता हूं कि जो वहां के इस वक्त हुकूमत के इंचार्ज बनाए गए हैं यूनुस साहब, को बाकायदा एक कई टीमें गठित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की भी चिंता जाहिर हो चुकी है इस मसले पर, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने गृह युद्ध की भविष्यवाणी की। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी करने वाले हिंदुओं से जबरन इस्तीफा लिया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने, सुन लीजिए आपको बता रहा हूं, एक बयान दिया है उन्होंने। गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश में कम हो रही हिंदू आबादी को लेकर सवाल खड़े किए। बांग्लादेश में लगातार कम होते हिंदुओं के पीछे उन्होंने धर्मांतरण एक बड़ा कारण बताया है। लेकिन साफ और क्लियर मैसेज भी दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या मैसेज दिया? मोदी सरकार के राज में कोई भी हिंदू हो उसे न्याय जरूर मिलेगा। यानी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, लेकिन ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। या तो वो यहां आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर। क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मूक दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। तो देख लिया दर्शक, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहा हूं उत्तर प्रदेश, जहां हिंदू नर्स से दरिंदगी की है। और ये जो शख्स बैठा हुआ है यहां पर, यही है जिसने दरिंदगी की है दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया है। सुन लीजिए। जैसे ही यह घटना सामने आई है, आप समझ लीजिए कि अस्पताल में एक नर्स काम कर रही थी, लेकिन वहां काम करने वाला उसका ही साथी एक मुस्लिम था, और उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं दर्शकों, अस्पताल में डॉक्टर रहता है, उसका हेल्प करने के लिए वार्ड बॉय रहते हैं, मेल नर्स रहते हैं, और इस रेप कांड में मेल नर्स तक उस डॉक्टर की मदद कर रहे थे। सोचिए जरा,
एक नर्स जो वहां पर काम करने गई थी, उसके लिए डॉक्टर ही हैवान बन गया। कैसे इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है और क्या एक्शन उन पर लिया गया है, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। यूपी के मुरादाबाद के कोतवाली ठाकुर द्वारा के अंदर पुलिस के साथ परेड कर रहे ये 3 शख्स इंसानियत के दुश्मन हैं, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। इन तीनों की काली करतूत ने एक पवित्र पेशे को भी शर्मसार कर दिया। चलिए पहले इन तीनों का परिचय और इनका पेशा आपको बता दें, फिर इनकी गंदी हरकत भी समाज के सामने रखी जाएगी। पहला आरोपी है, नाम शाहनवाज मलिक, इसका पेशा है डॉक्टरी का और आरोप है रेप का। दूसरा आरोपी जुनैद नाम है, अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता है और इस पर आरोप है कि ये रेपिस्ट का साथी है। और अब तीसरी आरोपी नाम है महनवाज, जो नर्स है और ये भी रेपिस्ट की साथी है। जहां मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा इलाके में एबीएम नाम से अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर शाहनवाज मलिक पर 20 साल की हिंदू नर्स से बलात्कार का आरोप लगा है और इस घिनौने कृत्य में आरोपी डॉक्टर शाहनवाज का साथ दिया है अस्पताल में वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनवाज ने। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। मुरादाबाद के एबीएम अस्पताल की रेप पीड़ित नर्स और उसके परिवार ने आरोपी डॉक्टर शाहनवाज, वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स महनवाज के खिलाफ तहरीर दी। मुरादाबाद पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और फिर तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही संगीन धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित नर्स के मुताबिक 10 महीने से पीड़ित नर्स अस्पताल में काम कर रही है। 17 अगस्त की रात को वो अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर थी। रात में महिला नर्स महनवाज ने कहा कि डॉक्टर शाहनवाज तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। नर्स महनवाज के बाद पीड़ित नर्स को शक हुआ, उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। पीड़ित नर्स के परिवार के मुताबिक वार्ड बॉय जुनैद और महिला नर्स जबरदस्ती डॉक्टर शाहनवाज के कमरे में उसे ले गए। दोनों ने पीड़ित नर्स को कमरे के अंदर करके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। डॉक्टर शाहनवाज ने नर्स को बंधक बनाकर उसका रेप किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। मुरादाबाद के एबीएम अस्पताल में डॉक्टर शाहनवाज की हिंदू नर्स से दरिंदगी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने भी एक्शन लिया और तुरंत एबीएम अस्पताल को सील कर दिया है। लेकिन जिस तरह से आरोपी डॉक्टर शाहनवाज ने अपने अस्पताल में हिंदू नर्स की इज्जत से खिलवाड़ किया, उसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि डॉक्टर शाहनवाज ने हिंदू नर्स को आखिर किस बात की सजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कार्रवाई की गई है इस दरिंदगी पर, लेकिन आप सोचिए किस तरह से ये नफरती साजिश की जा रही है। अब आपको एक और जगह में लेकर चल रहा हूं जहां नफरती साजिश हुई है, और वो जगह है उदयपुर। दर्शकों, आज भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर बहन को आज अपने भाई का इंतजार था। कोई पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया, किसी ने फोन पर बात की, लेकिन बड़ी बात क्या, उदयपुर में एक ऐसी बहन जिसको इंतजार था अपने भाई का, देवराज का, जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई। उसे रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर अपनी भाई की जान की सलामती चाहिए थी। यही है देवराज। वो हाथ में राखी और आंखों में उम्मीद लिए अपने भाई देवराज का इंतजार करती रही, लेकिन जिहादी जल्लाद अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। उदयपुर का नाबालिग देवराज
3 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। स्कूल में चाकूबाजी हुई थी उसके ही मुस्लिम दोस्त ने उसे चाकू मार दिया था। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन देवराज की सांसों की डोर टूट गई है दर्शकों। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देवराज जिंदगी की जंग लड़ता रहा, उसकी सांसें थम गई। परिवार वाले क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। वक्त उदयपुर के दिल्ली गेट चौक पर मौजूद हैं। बीते दिनों उदयपुर में हुई चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत हो गई है, जिसके बाद आपको ये बता दें कि अब यहां पर अस्पताल में पोस्टमार्टम जो है वो बच्चे का चल रहा है, जिसके बाद शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बीते दिनों उदयपुर में हुई हिंसा के बीच अब आगे स्थितियां न बिगड़े, इसके चलते एहतियातन यहां पर आप देख सकते हैं बाजार में जितनी भी दुकानें आपको नजर आ रही हैं वो दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं। साथ ही अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस की यहां पर लंबी मुस्तैदी जो है वो कर दी गई है, और इस चौराहे पर अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस के जवानों की मौजूदगी इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रही होगी। साथ ही मेरे वीडियो सलील अगर आपको एक बार दाहिनी तस्वीर दिखाएंगे तो ये पूरी मार्केट और इस मार्केट की शटर, हर एक दुकान के शटर जो है वो बंद नजर आ रहे हैं। एहतियातन प्रशासन ने हर एक मोर्चे पर जो है वो बैरिकेड्स कर रखे हैं। कोशिश यही है कि पिछले दिनों हुई हिंसा, पिछले दिनों हुई अराजकता जो है वो दोबारा से रिपीट ना हो, और यही वजह है कि अब उदयपुर के अंदर हर मुमकिन कोशिश और भारी मात्रा में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। तो देखा, मुस्लिम छात्र ने जब देवराज पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, उस दिन सिर्फ देवराज को मारने की अफवाह उड़ी थी दर्शकों। और क्या हालात हुए थे उदयपुर में आपने देखा। कन्हैया पार्ट 2 जैसे हालात हो गए थे, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। उदयपुर के कई इलाकों में आगजनी शुरू हो गई थी, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, कई थानों की पुलिस को तैनात कर दिया। देखिए जरा उस मंजर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। उदयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवराज की मौत की खबर मिलते ही हिंदू संगठन के लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए। वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, आक्रोशित लोगों को समझा रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन सोचिए, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। उदयपुर में घटना घटी थी और इसी तरह से उदयपुर जला था, लेकिन अब उसे फिर से ना जलाया जाए, इसके लिए तैयारी की जा रही। हमारे सहयोगी अमरदीप की रिपोर्ट देखिए। आईजी की तरफ से कहा गया है कि शांति व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाने की कोशिश करें। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये परिवार के साथ समय है खड़ा होने का, उसके साथ दुख बांटने का। किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जो है वो यहाँ उदयपुर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल अब यहाँ पे वापस से देख सकते हैं कि डीएम जो हैं अरविंद ओसवाल वो मौजूद हैं कोर्ट में। इसके अलावा आईजी है, रेंज आईजी के साथ साथ में संभागीय आयुक्त जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार भीड़ को हटा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार हटा रहे हैं, भीड़ को हटा रहे हैं। भीड़ को हटाने का काम जो है अस्पताल से शुरू हो चुका है। जो भीड़ अंदर मौजूद थी, परिवार के साथ मौजूद थी, उनको यहाँ से हटा करके बाहर भेजा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। उदयपुर में दर्शकों धारा 144 लागू कर दी गई है और अफवाह ना फैले इसके लिए इंटरनेट सेवाएं उदयपुर में बंद हैं। जानकारी आपको दे रहा हूं, कई थानों की पुलिस ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। रिजर्व पुलिस को स्टैंड बाय में रखा गया है और प्रशासन बार बार पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों से बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि घटना घटी कैसे। अब इधर सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया जा रहा है और इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है, वो किस तरह से इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे सहयोगी ने बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उदयपुर रेंज आईजी अजय पाल लामा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शांति व्यवस्था के लिए अभी क्या आपने तैयारी की हुई है? हमारी कोशिश है कि बालक जो आज हमारे बीच नहीं है उसके प्रति समाज की, उदयपुर शहर के लोगों की भावनाएं जो हैं उन भावनाओं का भी आदर रहे और उन भावनाओं के साथ उस बच्चे के साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए
शहर में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी हमने पूरी तैयारी करी है। सर, अस्पताल परिसर को खाली कराया गया आपके निर्देशों के बाद में, और कहा है आपने कि हर चौराहे पर किसी भी तरीके से कोशिश है कि अनावश्यक रूप से, क्योंकि हॉस्पिटल प्रीमाइसेस जो है वहाँ काफ़ी पेशेंट अंदर एडमिट हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में अनावश्यक यहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो, ये हमारी प्रयास है। तो देख लिया दर्शक, पुलिस की नजर है, लेकिन त्योहारों के सीजन के दौरान उदयपुर में किस तरह की साजिश की जा रही है, ये सवाल खड़ा होता है। हालांकि पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और अभी उदयपुर में बाजार बंद हैं। वहां की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल हुए देवराज की मौत हो चुकी है, और अब मैं आपको चेतक सर्किल के आसपास के बाजारों का हाल दिखा रहा हूं। तमाम जो मार्केट हैं वो बंद हो चुके हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पे मौजूद है और हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पेट्रोल पंप बंद है। सामने तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स जो है, पुलिस फोर्स वो खड़ी हुई है, लोग अपने घर को निकल चुके हैं। इसके अलावा ये हाथीपोल को जो रास्ता जाता है वो मार्केट बंद है। ये चेतक सर्किल है और चेतक सर्किल के ठीक सीधे हाथ पे अगर बात करूं तो अस्पताल है, जहां पे चप्पे चप्पे पर पुलिस है। अस्पताल से सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। लोग, चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था, सब लोग दोपहर के बाद रक्षाबंधन मना करके कोई अपनी बहन के घर, कोई बहन अपने भाई के घर जो निकली हुई थी, वो सभी अपने घरों पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीरें आप पेट्रोल पंप की देखेंगे तो ठीक सामने पेट्रोल पंप जो है, ये पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुका है। इसी तरीके से आसपास के तमाम इलाके जो हैं, बाजार जो हैं वो बंद हो चुके हैं। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सावधान करने वाली है, वो आपको दिखाने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप में से कई लोग सोसाइटीज में रहते हैं, हाई राइज, और ये सोचकर रहते हैं कि अगर आप और आपका परिवार सुरक्षित है तो ये खबर आपके लिए है। सोसाइटी में रहने वालों के लिए सबसे अहम खबर है, जहां एक छोटी सी लापरवाही मासूम की जान पर बना सकती है। सोचिए आप, गुजरात के मेहसाणा से तस्वीर सामने आई। 4 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर साइकिल चला रही थी। सोसाइटी में घर था, नीचे साइकिल चला रही थी। अचानक देखिए कैसे बच्ची साइकिल चला रही है, एक कार सामने से आती हुई नजर आती है। जो कार का ड्राइवर है उसे समझ ही नहीं आता कि बच्ची है नीचे, और बच्ची घबराकर अचानक साइकिल से गिरती है और कार के नीचे आ जाती है। ये देखिए आप, एक बार फिर देखिए, बच्ची आगे की तरफ बढ़ती है, कार आती है और कार उसके ऊपर से गुजर जाती है। कार चालक कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। दर्शकों, मासूम की जान चली गई है। सोचिए आप, यानी आपका बच्चा अगर सोसाइटी के बाहर खेल रहा है तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसकी जान पर बना दी। लेकिन आप सावधान रहिए, इसलिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। अब आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के नागपुर। यहां से एक और तस्वीर सामने आई है दर्शकों, लेकिन यह तस्वीर इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अपराधी नहीं, पुलिसकर्मी ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए जरा आप, और कैमरे में कैद हो गए। अब मैं आपको तस्वीरें फुल फ्रेम करके दिखा रहा हूं, क्या हुआ ये समझ लीजिए। पुलिस वाले थाने में बैठकर जुआ खेल रहे हैं दर्शकों। ना सिर्फ जुआ खेल रहे हैं, बराबर सिगरेट पी रहे हैं। उन्हें ना किसी का खौफ है, ना किसी का डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून के रखवाले हैं तो उन्हें कौन रोकेगा, क्योंकि वो खुद ही यहां पर कानून तोड़ रहे हैं। दर्शकों देखिए जरा क्या कर रहे हैं लोग। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन आप सोचिए कि आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आप अगर थाने जाते हैं तो आपको बैठा दिया जाता है, किसी काम से रोक लिया जाता है। लेकिन सोचिए ये खबर जो खाकी को शर्मसार करती है, और ये सरकार को भी देखनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि थाना जहां आप पहुंचते हैं अपनी शिकायत के लिए, अगर पुलिस वाले इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आपकी कौन सुनेगा। बहरहाल खबरों में अब आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आपको आज मैं एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो आपसे जुड़ी हुई है दर्शकों, क्योंकि कहा गया है कि मां जैसा कोई नहीं। और आज एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां अपने बच्चे को बचाने के लिए मां गुंडों से लड़ जाती है।
और यह खबर भी महाराष्ट्र से आई है, जो एक बार यह फिर साबित करती है कि मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। अपने बच्चों पर अगर कोई संकट आए तो मां ही होती है जो उससे निपटने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए दर्शकों, कैसे बदमाश आते तलवार से हमला करते हैं, लेकिन वो मां पीछे नहीं हटती, वो योद्धा की तरह सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सकती है, ये एक बार फिर साबित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस तरह के साहस को, पराक्रम को हम सलाम करते हैं, क्योंकि कहा गया है ना कि मां तो मां होती है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रे में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे जानकारी भरी रोचक खबरों के साथ। आप कल जरूर फिर आइए। शारदा पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी, सदानंद सरस्वती जी सनातनियों पर जिस तरह से